आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं? यह आपकी सोच, मेहनत और हिम्मत पर निर्भर करता है। और फिर चाहे वो कामयाब निवेशक ही क्यों ना बनना हो। आप सोचेंगे, कामयाब निवेशक कौन होता है? कैसे कोई कामयाब निवेशक बन सकता है? इस बात का कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में लक्ष्य क्या है, निवेश करने की क्षमता क्या है, ये सिर्फ आपको ही पता है। और इसीलिए हम कहते हैं, लोगों की देखा देखी में नहीं आना चाहिए। ईटी नाउ स्वदेश पर हम आपको निवेश के तमाम गुर तो सिखाएंगे ही, साथ ही निवेश के मामले में आपको करेंगे पूर्णतः आत्मनिर्भर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज की इस खास पेशकश में मैं आपको मिलवा रही हूं एक बेहद जिंदा दिल और जीवन के हर पल को ऑल टाइम हाई पर जीने वाले शख्स से। स्वागत करती हूं मिराज एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के सीईओ स्वरूप मोहंती का। स्वरूप, ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। थैंक यू कविता, थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑन द शो। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। और क्योंकि ये जो खास पेशकश है हमारी निवेश के तमाम बारीकियों और कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेगी, तो सबसे पहले तो मुझे आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में ही जानना है, जिसको लेकर लोगों में या खासतौर से भारतीयों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अक्सर देखा गया है। स्वरूप, मुझे ये बताइए, अगर जब कोई इन्वेस्टमेंट की बात करता है और उसमें केवल शेयर मार्केट में निवेश की बात निकले, तो ये कितना गलत है? क्या ये गलत है? और अगर ये गलत है तो सही तरीका क्या है? क्योंकि इस तरह की मानसिकता को लेके लोग अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस तरह की दिक्कतों को और दुविधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है? खासतौर से अगर कोई लंबी अवधि का निवेशक बनना चाहे तो लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस कैसे हो सकते हैं? कविता, आपने शुरुआत एकदम सही तरीके से किया है, क्योंकि निवेश सबके लिए अलग होता है, क्योंकि सबके लाइफ अलग होते हैं। निवेश करने से पहले मैं सबको ये बोलता हूँ कि एक सिंपल सा बहुत पावरफुल वर्ड है, वो है क्यों। आप खुद से क्यों पूछे तो बाकी पूरा प्रोसेस आसान हो सकता है, क्योंकि सबके क्यों अलग होते हैं। क्योंकि मेरा लाइफ आपसे बहुत अलग है, तो आपका क्यों निवेश करना मेरे से बहुत अलग होगा। जब तक हम क्यों समझ नहीं जाते, तो कहाँ इन्वेस्ट करना तो नामुमकिन है। तो पहले वो क्यों ढूंढिए, क्योंकि सबके क्यों और जो हम कहते हैं कि गोल अपने लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। और वो क्यों समझना सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से पड़ाव है अपने निवेश के जर्नी की, ये शुरुआत है। तो खुद से पूछें क्यों आप कहीं पे निवेश करना चाहते हैं। और ये भी ऐसा हो सकता है कि आपका क्यों का जवाब इक्विटी मार्केट से बाहर हो। आपके पास अगर 10 लाख रुपया है और आपको 10 लाख ही चाहिए, तो आपको निवेश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी हो सकता है। तो इसलिए क्यों अगर आप समझ जाएं, तो कहाँ बहुत आसान होता है। बिल्कुल, ये क्यों जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस उद्देश्य से आप एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, ये निवेश की ओर आपका पहला कदम होगा। स्वरूप, आगे बढ़ते हुए, अब आपने अब तक इतनी लंबी पारी खेल ली है इस निवेश की पूरी दुनिया में। आपने बहुत सारे इन्वेस्टर्स देखे होंगे, अलग अलग मानसिकताओं वाले, अलग अलग जोखिम उठाने वाली क्षमता वाले निवेशक आपने देखे होंगे। मुझे ये बताइए, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, पारंपरिक निवेश की अगर मैं बात करूँ, क्या लोग अभी भी उसको तवज्जो देते हैं? क्या वो अभी भी उनकी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है? रियल एस्टेट हो गया, सोना हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, या आपको लगता है धीरे धीरे थोड़ा सा लोगों का मोह भंग हो रहा है इस तरह के निवेश से? देखिए, एक इन्वेस्टमेंट तो एक जर्नी होती है। पहले एक फिक्स्ड एसेट से शुरुआत होती है, और जब दूसरे तरीके के इन्वेस्टमेंट एवेन्यू आपके सामने आते हैं, तभी एक चेंज आता है। पहले अगर मैं अपने फादर या मेरे ग्रैंडफादर के बारे में सोचूं, तो उनका ऑल पूरा पैसा तो फिक्स्ड एसेट में ही था। और रियल एस्टेट और गोल्ड, ये बहुत अच्छे एसेट क्लासेस हैं, जिनसे इन्वेस्टमेंट की बहुत सीख भी मिलती हैं। बट अभी इन द लास्ट अगर 10 साल की बात करूं, तो एक एक शुरुआत हुई है, एक शिफ्ट हुई है फिक्स्ड एसेट से फाइनेंशियल एसेट्स के तरफ। और ये एक अच्छी शुरुआत है, और मेरे हिसाब से ये बढ़ेगा। और इसमें एक एक नया जर्नी हो रहा है, क्योंकि सबके क्यों अलग हो रहे हैं और सबके लिक्विड रिक्वायरमेंट्स भी अलग हो रहे हैं। ये भी फैक्ट है कि लोगों के पास अगर ये नेक्स्ट जनरेशन देखें, तो बहुत लोगों के पास जो इनहेरिटेंस है, वो घर आगे भी गया है। लोगों के पास थोड़ा बहुत सोना भी एक्यूमुलेटेड हो गया है। तो इसलिए ये एक चेंज आएगा जो काफी नेचुरल है, और ये इसका बढ़ाव ही होगा, ये कम नहीं होगा आगे जाके।
तौर से मिलेनियंस की अगर मैं बात करूं तो उनके क्यों क्या-क्या है आपके मुताबिक? निवेशकों के क्यों हमेशा अलग होते हैं क्योंकि सारे सब डिपेंड करता है अपने लाइफ के सोच के बारे में, आउटलुक के बारे में, फैमिली का साइज कितना है और अपने फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर निर्भर निर्भर करता है। तो इसलिए सबके न्यू इसकी क्यों अलग होते हैं। उसके साथ आपने एक ज़िक्र किया है एक रिस्क के बारे में, सबके रिस्क प्रोफाइल भी अलग होते हैं। ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि एक रिस्क प्रोफाइलिंग अपना लाइफ में एक एक जर्नी होता है। जैसे मेरा जो रिस्क प्रोफाइल था कोविड से पहले और रिस्क प्रोफाइल कोविड के बाद जब मैं भी कोविड पॉजिटिव था तो उसमें जो चेंजेस आते हैं मेंटली उसमें काफी चेंज आ जाते हैं। तो ये दोनों मिलके ही ये क्यों बनता है और ये दोनों मिला के क्यों बनाने में ही इन्वेस्टमेंट जर्नी की एक अच्छी शुरुआत है। यहाँ पे रिस्क प्रोफाइलिंग भी जो है ना वो आपकी बदलती रहती है। तो अब अगर मैं महामारी का ही एग्जाम्पल ले लूँ, इसके दौरान हमने काफ़ी कुछ सीखा है स्वरूप, अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में भी, अपने रिश्तों के बारे में, अपने फाइनेंशियल्स के बारे में ख़ास तौर से। आज के हालात को ध्यान में रखते हुए वजह लोगों की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने की काफ़ी अलग हो सकती है और अगर मैं आपसे एक बेंचमार्क पोर्टफोलियो या आइडियल पोर्टफोलियो पूछूं तो वो गलत होगा। लेकिन एसेट एलोकेशन के लिहाज से हालिया स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक निवेशक के पास क्या-क्या जरूर ही होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में आपके मुताबिक? देखिए जो डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं जहाँ पे निवेश किया जाता है वो हमारे सामने इंडिया में रियल एस्टेट है, गोल्ड है जो फिक्स्ड है और जब हम फाइनेंशियल एसेट्स में आते हैं तो इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट होता है, डेट मार्केट में इन्वेस्ट होता है और आज के डेट में जो इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट है वो सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं रह गई है, ये वर्ल्ड में भी इन्वेस्ट हो सकता है। तो अगर ये 4-5 एसेट क्लासेस देखें जिसमें प्राइमरी इन्वेस्टमेंट होता है और बाकी जो रह जाता है वो लिक्विडिटी अपने कैश होता है। ये अगर 5-6 अगर आप देखें तो इसके मिश्रण से एक पोर्टफोलियो बनता है और कहाँ पे कितना पैसा लगाते हैं उसका एक हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो एसेट एलोकेशन होता है कि वो किस एसेट में कितना पैसा लगाएँगे उसका एक हम लोग एक एसेट एलोकेशन ग्रिड बनाते हैं जो अपने क्यों को आंसर देता है। एसेट एलोकेशन को थोड़ा सा और बारीकी से यहाँ पर समझते हैं, खासतौर से वो तमाम दर्शक स्वरूप जो आपकी ये बात को सुनने के बाद तुरंत इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा हमें तैयार कर देना चाहिए। स्टैटिक एलोकेशन, इसके बारे में अक्सर हम बहुत रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन कितना लोगों को समझ में आता है मैं नहीं जानती। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है? स्टैटिक एलोकेशन किस तरह के निवेशक के लिए सही है और क्या मुनाफा कमाने के लिए ये सही है? देखिए कविता जब आप कोई भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं वो एसेट क्लास का ग्रोथ का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज रियल एस्टेट आप लें, जो भी आपके सामने आपके बताएगा अबाउट रियल एस्टेट गेन्स वो एक बहुत लंबा पीरियड के बारे में भी बताएगा। जैसे मेरे फादर ने जो घर खरीदा था उसका भाव तब 30 साल पहले और आज के भाव में बहुत फर्क है। वो भाव वो एक्चुअली उसका लाभ उठा सकते हैं क्योंकि पूरा वो 30 साल वो घर लेके बैठे हैं। इसलिए वही एक प्रिंसिपल हर एक एसेट क्लास के साथ सहमति रखती है और इट हैज सिमिलरिटी विद अदर एसेट क्लासेस। गोल्ड एक बहुत अच्छा एग्जांपल है क्योंकि गोल्ड तो एक बेहतरीन एग्जांपल है क्योंकि हम गोल्ड एक हर एक साल इसको खरीदते हैं। एक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में एक एसआईपी डेट जो मैं कहता हूँ हमेशा बोलता रहता हूँ, एक है अक्षय तृतीया बोलिए उसको, धनतेरस बोलिए, जो भी बोलिए, वो एक दिन में सारा भारत जाके गोल्ड खरीदता है और गोल्ड कभी बेचता नहीं है। हमारे यहाँ, मैं ईस्ट से आता हूँ तो हमारे यहाँ ये अपशकुन माना जाता है कि गोल्ड आप बेचें। अब इसको आप देखें, मेरे ग्रैंड मदर ने गोल्ड खरीदी थी, मेरी मदर ने गोल्ड खरीदी है, मेरे वाइफ मेरे कहने पे थोड़ा बहुत खरीद लेती है, बट अक्षय तृतीया में सब खरीदते हैं और इसको हम बेचते नहीं, इसको हम एक्यूमुलेट करते हैं और सबके घर में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो गोल्ड के लिए बना है वो पूरा भारत जानता है। अगर यही यही प्रिंसिपल आप कहीं और इन्वेस्ट करते हैं और कहीं लगाते हैं तो वो एक इन्वेस्टेड रहने का जो एक एक प्रोसेस है उसको हम स्टैटिक एलोकेशन कहते हैं कि एसेट क्लास खरीदते हैं और उसमें बैठते हैं। यस, बेशक आपको एसेट क्लास अच्छा है कि नहीं उसको परखना पड़ता है और क्योंकि ये इतना दिन से आप होल्ड कर रहे हैं तो ये जो ऊपर नीचे रहता है ऑफ द एसेट क्लास उसके साथ चलते हुए, क्योंकि नॉर्मली एक एसेट क्लास जो अच्छा एसेट क्लास है
वो लॉन्ग टर्म इसका इम्प्लीकेशन तो ग्रोथ ही रहता है। तो ये स्टैटिक एसेट एलोकेशन के जो निवेशक होते हैं स्वरूप, इनकी रिस्क उठाने की क्षमता कितनी होती है? क्या ये बहुत जोखिम उठा सकते हैं या ये बिल्कुल कंजर्वेटिव इन्वेस्टर भी हो सकते हैं? नहीं, कविता, मेरे हिसाब से एक नजरिया है। हम्म। ये रिस्क का नहीं है। हम्म। रिस्क का मैं बाद में आऊंगा, रिस्क पे, बट एक नजरिया है ऑफ जो आप कंट्रोल में रख सकते हैं वो करने की क्षमता रखते हैं। देखिए, बाजार या भाव आपके हाथ में नहीं रहता है। आपके भाव आपके कंट्रोल में क्या रहता है, आप कितना निवेश कर सकते हैं। तो एक स्टैटिक एलोकेशन उसके तरफ जाता है, ना कि आप अब बाजार कैसे जाए वो प्रेडिक्ट करना। जो स्टैटिक एलोकेशन नहीं करते हैं वो टिपिकली एक एसेट क्लास का मूवमेंट का प्रेडिक्शन पे अपना एलोकेशन आइदर बेचते हैं या खरीदते हैं। टिपिकली आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये समय सब लोग बोलते भी हैं कि बाजार का मूवमेंट या बाजार का टाइमिंग प्रैक्टिकली नामुमकिन है। इसलिए एक एक अप्रोच है। ज्यादातर इसको मैं रिस्क प्रोफाइलिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है अगर मैं बोलूं आपको कि कल बाजार नीचे गिरेगा और बिकॉज हम एसेट मैनेजर से हम थोड़ा बहुत जानते हैं इसलिए आज आपका पैसा निकाल देंगे। ऐसे बोलना बहुत इजी है, करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए एज अ पर्सन मैं स्टैटिक एलोकेशन के बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि बाजार का ऊपर नीचे में ही पैसा बनता है। वॉलेटिलिटी एक इन्वेस्टर का बेस्ट फ्रेंड है और वॉलेटिलिटी में ही अपॉर्चुनिटी मिलता है निवेश का। वो बशर्ते अगर कि आपका आप पोर्टफोलियो लंबी अवधि का हो स्वरूप। तो ऐसे में मुझे ये बताएं, डायनामिक एसेट एलोकेशन क्या इसके बिल्कुल विपरीत है और क्या इसमें जोखिम है? देखिए, डायनामिक एसेट एलोकेशन मेरे हिसाब से ये प्रेडिक्ट करना करता है कि एसेट क्लास का ऊपर नीचे का साइकिल, और उस हिसाब से चलता है। सपोज एज एन एग्जांपल एक पोर्टफोलियो में बनाता हूँ ऑफ इक्विटी एंड डेट। एक इक्विटी में अगर डायनामिक एसेट एलोकेशन करना चाहता हूं तो उस हिसाब से बाजार के ऊपर के जाने के टाइम में थोड़ा मैं निकल जाऊंगा और नीचे के लेवल में उसको कैच करने की कोशिश करूंगा। इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं, बट हर एक मॉडल यही कोशिश करेगा। जिसमें सपोज इंडिया में जो चलता है, इक्विटी आपका प्राइमरी एसेट क्लास हो जाता है, उसके मूवमेंट पे डेट अपना इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन एक स्टैटिक एलोकेशन, सपोज मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, सपोज हमारा एक हाइब्रिड फंड है, ये इंडस्ट्री का जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, सपोज वो 75-25 के हिसाब से चलता है। 75 इक्विटी, 25 डेट। वो 75-25 फिक्स्ड हो गया है, राइट ना। वो बाजार का ऊपर नीचे से देखता है, और बाजार अगर नीचे ऊपर जाता है, जो ज्यादा मुनाफा आ गया इक्विटी में उसको ईयरली उसको रिबैलेंस कर देता है। इसका एक एक ये एडवांटेज होता है कि इक्विटी का एक डिफाइंड स्ट्रेटेजी रहती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट का भी एक डिफाइंड स्ट्रेटेजी रहती है। उसी तरह का पोर्टफोलियो बनाएं जिस पर आप निगरानी रख सकें और सबसे महत्वपूर्ण जिसके इन्वेस्टमेंट जो आपने की है उसका आप ट्रैक रख सकें। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं 18 नाउ स्वदेश। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं स्वरूप मोहंती। स्वरूप, आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जिसका बोलबाला बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट एमफी की रिपोर्ट में भी यहाँ पर कई बार सामने आया है कि लोगों ने इस कैटेगरी में बहुत निवेशकों ने इस कैटेगरी में बहुत दिलचस्पी दिखाई है। आपका पर्सनल स्टैंड इसके ऊपर और आपकी एएमसी का स्टैंड, और क्यों आप एक फ्लेक्सी कैप लॉन्च नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, तमाम बातें हमको बताएं। कविता, फ्लेक्सी कैप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है और ये कोर स्ट्रेटेजी है, कोर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो को अट्रैक्ट करता है। इसमें टिपिकली जो इंडस्ट्री का स्टैंड है ये बहुत क्लियर है, और ये रिसेंट चेंज हुआ है इन द कैटेगराइजेशन। लेकिन आप बाजार अगर देखें तो टिपिकली ये जो हमने ऑब्जर्व किया है, एक लार्ज कैप फंड होता है, एक फ्लेक्सी कैप होता है और एक मल्टी कैप होता है। मल्टी कैप में काफी चेंजेस आ गए हैं, तो इसलिए फ्लेक्सी कैप जो पहले मल्टी कैप हुआ करता था वो अभी फ्लेक्सी कैप के रूप में उभर के आ रहा है। हमारा जो व्यू है, देखिए, ये ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं है लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप। एक लार्ज कैप में 80% ऑफ द एसेट्स लार्ज कैप जो टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टेड रहने चाहिए, और जो बाजार का प्रैक्टिस है ऑफ फ्लेक्सी कैप इज 75% ऑफ ऑल पोर्टफोलियोज में लार्ज कैप रहती है। तो ये जो 5% का डेल्टा में एक नया फंड लाना, ये हमारा व्यू नहीं है। अगर मल्टी कैप बने तो वो एक डिफरेंशिएटेड पोर्टफोलियो है। हमारे हिसाब से जो लार्ज एंड मिड कैप है वो एक डिफरेंशिएटेड पोर्टफोलियो है।
तो हमारा ये व्यू है आइदर एक लार्ज कैप हो या ये फ्लेक्सी कैप हो, दोनों नहीं होने चाहिए क्योंकि पोर्टफोलियो मोस्टली बराबर ही आएंगे जो निकल के आएंगे। जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस रहा है, ऐसा कहा जाता है कि वो फ्लेक्सी कैप है इसलिए वो नीचे चला जाएगा और फ्लेक्सिबल बन जाएगा। एक एक रियलिटी है, एक फंड एक साइज के बाद उसका फ्लेक्सिबिलिटी कम भी हो जाती है। अगर हमारा एक लार्ज कैप फंड है वो करीब करीब 25-26 हजार करोड़ का है, तो वो उसमें ओवरनाइट काट के उसको 50% लार्ज कैप करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सो द हाउस व्यू जो है कि आइदर ये कैटेगरी में एक फंड रखेंगे जो हम रखेंगे, फ्लेक्सी कैप लाएंगे कि नहीं वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो ऐसा कोई प्लान भी नहीं है टू कम विद दी फ्लेक्सी कैप, क्योंकि ये क्लैरिटी है कि दो पोर्टफोलियो जो समान हो वो बाजार में नहीं देंगे। अच्छा स्वरूप, अगर कोई मंझा हुआ निवेशक है या कम से कम जिसको बेसिक्स पता है अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की, करंट सिनेरियो में जहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि महंगाई जो है ग्लोबली बढ़ेगी, भारत पे तो उसका असर ऑब्वियसली हम देख ही रहे हैं, लेकिन अब सिनेरियो में अगर मुझे अपने पोर्टफोलियो को रिवैम्प करना है तो क्या डेट को तवज्जो देना चाहिए, और अगर तवज्जो देना चाहिए तो आपकी फेवरेट डेट में कौन सी निवेश के विकल्प हैं? देखिए, हमेशा जब एक पोर्टफोलियो बनती है, कोर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो बनती है और एक सैटेलाइट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो बनती है। जो कोर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो वो सॉलिड रहती है। टिपिकली इक्विटी में इसको हम लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप रखते हैं क्योंकि ये बड़े कंपनीज में इन्वॉल्व रखते हैं। और जो डेट है ये भी कोर पोर्टफोलियो में जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, द बैंक एंड पीएसयू फंड है, और जो थोड़ा रिस्क ले सकता है वो अपना गिल्ड फंड लेता है। इसमें कभी कभी डायनेमिक बॉन्ड फंड भी आ जाता है कोर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। तो जो कोर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो जैसे इधर लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप हुआ करते थे, अभी तो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप है और मैं इसमें लार्ज एंड मिड कैप ऐड करूंगा, वैसे ही डेट में तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, बैंक एंड पीएसयू फंड और द डायनेमिक फंड मेरे हिसाब से एक कोर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है। ये डेफिनेटली रहने चाहिए क्योंकि बाजार साइक्लिकल होता है और हमने देखा है द लास्ट 5-6 इयर्स ऐसा नहीं कि हमेशा इक्विटी मार्केट चलता रहता है। इसलिए एक बेसिक एसेट एलोकेशन जब हम कहते हैं तो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सारे एसेट क्लास में इन्वेस्टेड रहने चाहिए। बिल्कुल स्वरूप, अभी आपके पोर्टफोलियो की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए, निवेश की शुरुआत आपने कब से की थी, कौन से निवेश विकल्प के साथ की थी? देखिए, एक तो जो बड़ा मिस्टेक मेरे से रहा है वो है अर्ली मैंने स्टार्ट नहीं किया था। क्यों, इसका वजह दे सकता हूँ, बट रियलिटी है कि ज्यादा जब यंग था तो वो निवेश इतना जल्दी स्टार्ट नहीं किया था। जो मिस्टेक मैं अपने बेटे के साथ होने नहीं दूंगा और होने नहीं दे रहा हूँ, वो ही इज 22-23 और अभी नौकरी किया है तो फर्स्ट सैलरी से ही वो निवेश कर रहा है। जब एक्चुअली सीरियसली अगर मैं बोलूं ऑनेस्टली तो फर्स्ट सीरियसनेस आया जब शादी किया, तब 26 साल की उम्र से मैंने शादी किया था, तब थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चालू किया था। लेकिन जब माय सन वाज बोर्न तभी मैं काफी सीरियसली इन्वेस्ट करना चालू किया। तो आई विल गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट, वो एक पड़ाव था लाइफ में जब थोड़ा सीरियसनेस भी आ गया। तो क्या गोल्स हैं आपके, कुछ उसके बारे में बताइए जिसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया है। क्या गोल्स थे जो अचीव हुए हैं, और क्या वो टाइम पर अचीव हुए थे, और आगे कौन कौन से गोल्स बना के रखे? एक जो बहुत लकी पार्ट ऑफ द गोल था वो बच्चे का एजुकेशन था, क्योंकि उसमें जस्ट उसके एजुकेशन के लिए मैंने पैसे निकाल लिए थे बिफोर द कोविड क्रैश। अगर मुझे कुछ पता नहीं था कि मार्केट ऐसा क्रैश करेगा, वो रिबाउंड किया है, बट वो सिंस वो एक गोल था वो एक अचीव हो चुका है। बच्चे का एजुकेशन इज कम्प्लीटेड, बट आगे आगे जाके खुद के जो मैं बहुत पैरानॉइड हूँ वो एक रिटायरमेंट की एक बड़ी गोल है मेरी। एंड क्योंकि मेरे पेरेंट्स जैसे हम लोग, हमारे पास पेंशन नहीं होता है, बट मेरे पेरेंट्स आर बोथ पेंशन होल्डर्स, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं खुद का पेंशन बना रहा हूँ। सो मेरे लिए अभी आगे जाके तो सबसे बड़ा गोल है रिटायरमेंट। और मेरे हिसाब से जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ अभी, अगर मुंबई में रिटायर करूंगा तो उस हिसाब से जो रिटायरमेंट किटी लगेगा उसके लिए अभी फोकस्ड हूँ। तो इसके लिए आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं? क्योंकि रिटायरमेंट मेरे ख्याल से बहुत लोगों का लक्ष्य होता तो है, लेकिन अमूमन उनको जिंदगी के तमाम लक्ष्यों के बाद इसकी याद आती है। तो सबसे पहले तो निवेश कर रहे हैं, सबसे पहला लक्ष्य आपका रिटायरमेंट का होना चाहिए, ठीक है? आपकी कमाई शुरू हो रही है, उसके पहले दिन से ही आप रिटायरमेंट के लिए अलग से पैसे निकाल दें, ये जरूर होना चाहिए। लेकिन जो ये नहीं कर पाए हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है जहां तक रिटायरमेंट की बात है और पेंशन इकट्ठा करने की बात है? आप किन किन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा रखते हैं?
देखिए, मैं तो फुल्ली इन्वेस्टेड इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ही हूँ। हम्म। फोकस्ड हूँ इक्विटी और डेट दोनों पे। इतना ज्यादा गोल्ड नहीं है, और जो घर में रहता हूँ वही मेरा रियल एस्टेट है। ये मेरा सिंपल सा बहुत अप्रोच है टू इन्वेस्टिंग। अभी लास्ट कुछ दिनों से थोड़ा ग्लोबल इन्वेस्टिंग चालू किया। अगेन थोड़ा लेट हूँ, बट चालू किया हूँ फाइनली। तो ये बहुत एक एक ग्रिड है ऑफ इन्वेस्टिंग। नॉर्मली 75-25 फॉलो करता हूँ, क्योंकि इक्विटी में मेरा बहुत विश्वास है ऑन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, और म्यूचुअल फंड मैनेजर्स पे बहुत बहुत भरोसा है टू डिलीवर अल्फा जनरेटिंग रिटर्न्स। बट लेटली कुछ चेंजेस आए हैं इन सम पार्ट्स, जिसमें लो कॉस्ट ईटीएफ्स भी थोड़े ऐड हो रहे हैं मेरे पोर्टफोलियो में। बट वो भी बहुत मैथमेटिकल है, तो इतना पार्ट जाएगा तो उतना पार्ट जाएगा। बट रिटायरमेंट के फोकस पे मेरे से ज्यादा मैं श्रेय दूंगा मेरे पेरेंट्स, जो मैंने बहुत अर्ली मैंने देखा था हाउ वो रिटायरमेंट के लिए प्लान किए थे, और आज के डेट में दे आर फाइनेंशियली फ्री। और पोस्ट मैरिज माय वाइफ वाज वेरी पैरानॉइड अबाउट रिटायरमेंट, तो उसके लिए मैं थोड़ा सीरियस हो गया एंड बहुत फोकस्ड हो गया उस पे। तो एक एक टारगेट फिगर है, जो टारगेट हम एवरी 5 इयर्स रिवाइज करते हैं डे बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन। ये कोविड से एक नया एनिमल जो एक एक दिमाग में घुसा है, इज द इमरजेंसी फंड। उसके लिए थोड़ा जो इमरजेंसी फंड मेरे पास था, मेरे हिसाब से वो कम था, इसलिए उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ रहा है। वो एक फोकस अभी चल रही है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये एक अहम सीख काफ़ी लोगों को मिली है कोविड की स्थिति से। अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो उसको तुरंत बनाने के लिए प्रयास शुरू किया जाए। लेकिन आप अपने आप को या अपनी इन्वेस्टमेंट को आप डल और बोरिंग कहते हैं, लेकिन आपकी जो शख्सियत है वो काफ़ी जिंदा दिल भी है। आपके व्हाट्सएप के स्टेटस को ही ले लीजिए, मैं पढ़ रही थी, टुमारो इज़ नॉट प्रॉमिस्ड, यानी आप आज में जीने में विश्वास रखते हैं, आप आज को इम्पोर्टेंस देते हैं, तवज्जो देते हैं। कैसे जीते हैं आप अपने हर आज को? देखिए, काम के अलावा जैसे फैमिली छोटी सी है, माय वाइफ एंड माय सन, तो उनके साथ शाम को तो टाइम, आई लीव ऑफिस ऑन टाइम। मैं ऑफिस में वो लेट बैठता नहीं हूँ, तो जब किसी ने सोच के एक ऑफिस टाइम बनाया है, तो आई अधेयर टू ऑफिस टाइम। और 6 o'clock ऑफिस खत्म होता है तो मैं 6 बजे घर जाता हूँ। ऑल माई लाइफ ऐसे कोई, कभी काम आ जाता है तो बैठ जाता हूँ, बट फिर शाम को उनके साथ वीकेंड्स कुछ दोस्त हैं उनके साथ बिताते हैं। अभी थोड़ा कोविड हो गया था तो 1-1.5 साल वो नहीं हो पाया, बट ज्यादातर टाइम जाता है म्यूजिक में। थोड़ा बहुत म्यूजिक सुनता हूँ, मूवीज एडिक्ट हूँ तो काफी मूवीज देखता हूँ, और ट्रैवल करता हूँ। ये 3 मेरे मेजर शौक हैं। और ट्रैवल में कुछ हिस्ट्री में ट्रैवल्स, तो कुछ जो सिटीज में काफी हिस्ट्री है वहाँ विजिट करना पसंद करता हूँ। और वाइल्ड लाइफ का एक शौक है, तो 15-20 साल से जंगल जा रहा हूँ। नॉट ओनली इंडिया बट बाहर के जितने जंगल है वो भी इन दिस लाइफ देखने की एक ख्वाहिश है। बिल्कुल। देखिए, ये होता है एक संतुलित निवेशक। आप अपने जीवन के ज़रूरी लक्ष्यों को भी पूरा कर लेते हैं, और जीवन को जीने के लिए ज़रूरी शौक जो आपके पास होने चाहिए, उनको भी आप पूरा कर पाते हैं एक निवेश पोर्टफोलियो के ज़रिए। क्या कहेंगे स्वरूप जी? नो, आई कंप्लीटली एग्री, यू हैव सेड इट एब्सोल्युटली परफेक्टली। एक ही लाइफ है, जो जो ख्वाहिशें हैं उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा, बट उसके लिए वेदर आई लाइक इट और नॉट, पैसों की एक जरूरत है। अगर वो ख्वाहिशें अगर पूरे करने हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं स्लेव बन जाता हूँ पैसे का, बट उसको एक जरिया मान के एक प्लान कर दूं तो बेटर है। बिल्कुल। और जिन भी दर्शकों ने अब तक शुरुआत नहीं की है, उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा को सुनने के बाद तुरंत से अपने लक्ष्यों को बांधें और निवेश की प्रक्रिया की शुरुआत करें। बहुत बहुत शुक्रिया स्वरूप जी, समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। इसी के साथ ET Now स्वदेश की इस खास पेशकश में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।